गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और पुराने कॉन्सेप्ट्स, पुराने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पुराने वीडियो लेक्चर्स क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर जो भी हम लोग नेक्स्ट स्केड्यूल गूगल मीट करेंगे उसमें पूछ सकते हैं। अभी तक हमने 3 चार्टर कंप्लीट किए हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट 1 का सब यूनिट 4 है, जिसका नाम है बिगनिंग ऑफ अदालत सिस्टम एंड दीवानी सिस्टम। मतलब मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको 2 कॉन्सेप्ट से इंट्रोडक्शन कराऊंगी। पहला अदालत सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तब के टाइम में, और दूसरा जो दीवानी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, जैसे कि मेयर्स कोर्ट, प्रेसिडेंसीज कहाँ कहाँ पे थी। अब हम इसमें क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसलिए हमें पुराने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। कंपनी बिकम पावरफुल बाय इट्स कमर्शियल ग्रोथ। एज यू ऑल नो कि हम बार बार देख रहे हैं कि कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट कंपनी का इतना होते जा रहा था कि वो पॉलिटिक्स में भी आ जा रही थी इंडिया के, और पूरे कमर्शियल टेक ओवर कर लिया था। जितना भी बिजनेस हो रहा था वो कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी। और एक्सप्लॉयटेशन किन का हो रहा था? इंडियंस का हो रहा था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो कमर्शियली ग्रोथ होने लग गए, उनके जो पावरफुल लोग हैं वो पावरफुल पोजीशन का मिसयूज़ या यूज़ करने लगे। तो अब क्या हुआ, उनका मन किया अब हम लॉ भी बनाए यहाँ के, हम इनके पॉलिटिक्स में भी इंक्लूड हों, हम जो इनके नेटिव्स हैं उनके बारे में जानें और उनको उनसे भी जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। ये इनका मोटिव बन गया। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जो कंपनी थी, याद है मैंने हर बार डिफेक्ट्स में जो चार्टर के वो पढ़ाया था कि जो लॉज वो बनाते थे वो सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन्स तक लिमिट होते थे। वो अंदर के विलेजेस, जो छोटे छोटे विलेज होते थे, अंदर के जो एरियाज़ थे, जो प्रेसिडेंसी जो मेट्रो टाइप के एरियाज़ नहीं थे, वहाँ तक नहीं पहुँचते थे। उनका जो रूल मेकिंग पावर था, लॉस थे, वो वहाँ तक एप्लीकेबल नहीं होते थे, हैंस वो उसका डिफेक्ट होता था। अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कंपनी की ग्रोथ होते होते कि अब ये जो थे वो मुफस्सिल एरिया में जा रहे थे, उनका कंट्रोल मुफस्सिल एरिया में हो रहा था। अब मुफस्सिल एरियाज़ क्या होते हैं? एरियाज सराउंडिंग द प्रेसिडेंसी टाउन्स। मतलब सपोज़ अगर आप लेयर्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो कमर्शियली एक्टिव एरियाज़ थे वो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, जहाँ पे कंपनी थी, कंपनी काम करती थी, कंपनी के ऑफिशियल्स रहते थे। अब वो लोग जाने लग गए मुफस्सिल, उनके जो सराउंडेड एरियाज़ है वहाँ पे, कि अब हम यहाँ के लोगों को कंट्रोल करके देखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ के लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, हम उनकी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब उनका क्या हो रहा था कि जो चाहते थे ब्रिटिशर्स बेसिकली कि वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते थे, सिर्फ कमर्शियल कंट्रोल नहीं कि भाई जो हमारे एम्प्लॉय हैं हम उनसे क्या देखें कि भाई हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम इसके रूल्स रेगुलेशंस अपने फॉलो करा रहे हैं, इनसे अपनी तरीके से इनको जीने बोल रहे हैं। ये चाहते थे कि हर एक चीज़ उनके अकॉर्डिंग हो। दस कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी एक्सटेंडेड टू न्यू टेरिटरीज। अब जो मुफस्सिल एरियाज़ है जहाँ पे इनका जो एक्टिविटी एक्सटेंड हो रहा था, उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द न्यू टेरिटरी सराउंडिंग द प्रेसिडेंसी टाउन अंडर द कंपनी कंट्रोल केम टू बी नोन एज मुफस्सिल। ये नाम किन्होंने दिया? उन्होंने ही दिया। ऐसी टेरिटरीज जो प्रेसिडेंसी टाउन को कवर करती हो और कंपनी उसको अपने कंट्रोल में ले रही हो, उन एरिया को हम कहेंगे मुफस्सिल एरियाज। मुफस्सिल एरियाज जैसे उन लोग ने कंट्रोल करना किया, तो अब उसके कंसिक्वेंसेस क्या थे, ऐसा कंट्रोल करने से उनको फ़ायदा क्या था, अब हम आगे वो देखेंगे। पहला फ़ायदा, पहली चीज़ कि जो फर्स्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन ऑफ कंपनी थी वो कौन कौन जगह की उन्होंने की? सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों की जो सराउंडिंग एरियाज थे इनको इन्होंने कवर करना चालू किया। अब क्या हुआ, अभी तक आपको हमेशा से जब से मैं पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर, आपको मैंने हमेशा से बताया है कि उन लोग ने सबसे पहले मद्रास को कवर किया। मद्रास में अपना कंपनी का हेड ऑफिस डाला, फिर धीरे से वो बॉम्बे और कैलकाटा को कवर किए, जहाँ पे हम उनको कहते हैं कि वो उनका प्रेसिडेंसी टाउन है। होप यू पीपल रिमेंबर कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन के क्या क्या नाम थे? बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। अब इन पे इनका पूरा कंट्रोल होने लगा। अब इनको लगा कि हमको अब अपनी जो कंट्रोलिंग पावर है, जो अपनी अथॉरिटी है, उसका स्कोप बढ़ाना है। तो अब ये क्या करने लग गए, उसके सराउंडिंग एरियाज़ पे जाने लग गए, जिसके तहत इन लोग ने कंपनी ने किसको किसको एक्वायर किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनको हम आगे चल के प्रोविंशियल टाउन्स कहेंगे। प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रोविंशियल टाउन्स, 2 कॉन्सेप्ट अपने हो गए। पहली बात कि इन लोगों ने जैसे जैसे एक्वायर किया, अब इनको भाई एक्वायर तो कर लिया है, अब इनको आप एडमिनिस्टर कैसे करोगे?
इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपको लोग चाहिए, अथॉरिटी चाहिए कि इनका तरीका क्या होगा, प्रोसीजर चाहिए, प्रोसेस चाहिए कि इनको आप कैसे करोगे कंट्रोल। तो इनके लिए एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया जिसको ही कहते हैं फर्स्ट अदालत सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1772। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो फर्स्ट अदालत सिस्टम 1772 में इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्यों हुआ था। सिंपल, क्योंकि कंपनी वाले और चीज़ें अपना स्कोप बढ़ाना चाहते थे, अपना पावर बढ़ाना चाहते थे, अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। इसके ज़रिए इसको हासिल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक्वायर किया टेरिटोरियल एरिया सराउंडिंग प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो इन लोगों ने एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगाया उसको कहते हैं हम फर्स्ट अदालत सिस्टम। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर अवर सेकेंड टॉपिक। अवर सेकेंड टॉपिक इज ग्रांट ऑफ दीवानी टू द कंपनी। जो दीवानी सिस्टम है ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड आई होप कि बहुत सारे लोग को इसके बारे में आइडिया भी होगा। नहीं भी है तो लेट्स स्टडी एंड आई लेट यू नो इन सिंपल वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले अपन इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो दीवानी सिस्टम है कंपनी का वो इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ। पहली बात तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ग्रोथ ब्रिटिश पावर का इतना हो रहा था, इतना रैपिड ग्रोथ हो रहा था कि ऐसा लग रहा था बस उन लोग पूरी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे इंडिया की। तब के टाइम मुग़ल एरा चल रहा था, मुग़ल एरा था तो नवाब लोग हेड कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ देख रहे थे नवाब लोग कि भाई ब्रिटिश पावर्स तो कंट्रोल किए जा रहा है, अब इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमको कोई नवाब नहीं मांगेगा, कोई हमको किंग नहीं मानेगा, हमारी अथॉरिटी चली जाएगी। तो इसके लिए उन लोग ने चार्टर निकाला कि भाई स्टॉप एक्वायरिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लीज़ स्टॉप एक्वायरिंग फर्दर टेरिटरीज। तो भी उस लोग ने उसको चीज़ को ब्रिटिश पावर्स जो थे उन लोग ने उसको फॉलो नहीं किया। अब वो कंटिन्यू रहे कि भैया हम तो एक्वायर करेंगे, हमको तो कंट्रोल चाहिए। और वो थोड़ा सा एक डर भी कम था उनके में, क्योंकि उनको पता था कि कमर्शियल ग्रोथ हमारी वजह से है, इनकी एम्प्लॉयमेंट हमारी की वजह से है, और पूरा उनको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना था। तो इन लोग ने उन नवाब लोग की बात नहीं मानी। इसी के तहत एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी इसीलिए हुआ क्योंकि जो नवाब लोग ने जो नोटिस निकाला था कि भैया आप और एक्वायर मत करो टेरिटरी यहाँ पे, उसको ब्रिटिशर्स लोग ने नहीं माना। तो एक कैलकाटा में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जहाँ पे जो कैलकाटा के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या किया ना, 1756 की बात है ये, जहाँ पे इन लोग ने कैप्चर किया कैलकाटा को और टर्न डाउन किया ब्रिटिशर्स को। तो अब तो ब्रिटिशर्स के मुंह पे जवाब हो गया कि भाई कि एक नवाब ने हमको कैसे निकाल दिया। तो कंपनी ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल, जो उस टाइम के देन मद्रास गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लिफ, उनको कैलकाटा भेजा कि भाई पहले आप वहाँ की सॉर्ट करो कि भाई कैसे लोग एक्वायर कर दिया इसने और हमसे पावर ले लिया, ये तो अब भाई सब करने लग जाएंगे तो इनको दिक्कत हो जाती। तो इन लोग ने अपनी पूरी पावर, पूरी क्षमता उसमें लगा दी कि हम इन लोग को हराएंगे, किनको, सिराजुद्दौला को, और नवाब की पोजीशन से हटाएंगे। तो अब बैटल ऑफ प्लासी के अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका कारण कि ये क्यों हुआ था, दूसरा चीज़ आपको लिखना है कि ये किन किन के बीच हुआ था, फिर तीसरा लिखना है कि इसका आउटकम क्या था और कब हुआ था। अगर आपको डेट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एग्जैक्ट डेट बता सको तो, फिर भी अगर आप नहीं बता पाते हो तो ईयर भी रखोगे याद तो काम कर जाएगा। लेट्स स्टडी कि आगे क्या हुआ था। तो जो बैटल ऑफ प्लासी था वो 23 जून 1757 को हुआ बिटवीन नवाब एंड कंपनी। अब इसमें से क्या हुआ कि कंपनी बिकेम विक्टोरियस एंड बिकेम सॉवरेन। अब ये जो बैटल हुआ इन लोगों के बीच, डेफिनेटली बात थी कि ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा पावर थे, बहुत सारे ऐसे नवाब थे जो इनको अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि कंपनी उनको बेनिफिट देती थी, रेवेन्यू टैक्स थे माफ़ी देती थी, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रीजंस थे कि इनके पास बहुत पावरफुल आर्मी थी तो लड़ने के लिए, और ये जीत भी गए। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट कारण कि ये पर्टिकुलर बैटल के लिए जो इन लोगों ने दिमाग लगाया था वो थी कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डिसीटफुल इन लोग ने मीन्स अपनाया कि भाई हम चोरी छुपे, एक मीर जाफ़र नाम का इंसान था जो उन्हीं लोग का, नवाब सिराजुद्दौला का ही फॉलोवर था, उसको अपने उसमें लिया कि भाई देखो हम तुमको, अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुमको नवाब बना देंगे इन रिटर्न। तो अब भाई उसको एक फॉलोवर था
तो उसको लगा कि मैं ऐसे तो कभी बन नहीं पाऊँगा, तो एक काम करता हूँ, मैं इनसे मिल जाता हूँ, और इनसे मिलने के बाद जब ये लोग जीत जाएंगे तो इन्होंने मुझे नवाब बना देंगे। तो इसने इस चीज़ का मिसयूज़ किया, एक बीइंग फॉर, जो आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टी में ऐसा होता है। रिसेंटली एक एग्जांपल था कि जिनको पोजीशन नहीं मिल रही थी, बहुत ही नोन पॉलिटिशियन है, अगर आप लोग रिकलेक्ट कर पा रहे होगे तो एमपी से रिलेटेड हैं, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी क्योंकि उनको पार्टी में पावर नहीं मिल रहा था, और दूसरी पार्टी ने यही उनको ऑफ़र किया था इन फेवर कि भाई अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो ही हम आपको तुरंत पोजीशन दे देंगे। सिमिलरली ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये उस समय से होती आ रही है। उस समय भी मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफ़र दिया था कि अगर तुम हमारा फेवर करोगे तो हम तुमको यहाँ का किंग बना देंगे। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। ब्रिटिशर्स जैसे जीत गए, उन्होंने उनको नवाब को नहीं, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया वहाँ का। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे बैटल्स हुए उस दौरान। वन ऑफ द बैटल इज़ नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, जहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने विक्ट्री हासिल की, और एट लास्ट क्या हुआ, इसने बहुत सारे टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कवर अप किए, मतलब अपने कंट्रोल में लाए, वो थे बंगाल, उड़ीसा और बिहार। अब रिजल्टेंट ऑफ बैटल क्या हुआ, ये सारे जितना भी बैटल हुआ नवाब के बीच, ईस्ट इंडिया के बीच, अब क्या हुआ, जो पहले तो जितने भी स्ट्रॉन्ग, दबंग और जो लोग कंट्रोल करना चाहते थे, जो लोग अपनी देश के लिए रहना चाहते थे, उस समय मुग़ल एरिया था, आई रिपीट, तो उस समय के जो नवाब थे वो लोग को हरा दिया जाता था ऐसे ही लड़ाई, जैसे कि मीर जाफ़र ने किया। और मीर जाफ़र क्या बन गया, पपेट बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्योंकि मैंने उसको पावर दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को पावर दिया है, देन क्या होगा कि मीर जाफ़र उनके अगेंस्ट तो कुछ बोलेगा नहीं, तो अब वो उनका पपेट बन गया। तो अब मीर जाफ़र के पास पावर नहीं था कि वो अपने डिस्क्रिशन पे कोई डिसीजंस ले सके। उसमें हमेशा एक सुपीरियर अथॉरिटी कौन रहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रहती थी। तो ऐसे ही बहुत सारे नवाब थे जो इस कंडीशन पे अग्री किए कि भाई हाँ ठीक है, हम आपके अंदर में काम करने को रेडी है, बस हमको आप नवाब बना दो, मतलब नाम के लिए बस। तो वो लोग तो थे नवाब कुछ कुछ जगह के, बट दे वर ओनली एक्टिंग एज पपेट। और इन सब को पपेट डांस कराने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लिफ, वो बन गया था रूलर। क्योंकि देखो, एक तो मद्रास सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उनका गवर्नर जनरल था, और ऐसी बहुत सारी बैटल्स जीतने के बाद उनका अपना पावर बन गया। अब नाउ ही स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रूलर। अब क्या हुआ कि अब मुग़ल जो थे, उन्होंने एक दीवानी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का सोचा कि भाई लोग वैसे भी तो हमको पावर दे नहीं रहे, अथॉरिटी दे नहीं रहे, चलो एक काम करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही है, हमारे यहाँ से बिज़नेस कर रही है, हमारे यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन कर रही है हमारे नेटिव गुड्स का, पीपल का, सबका, तो अब हम कम से कम इनसे इन रिटर्न पैसे चार्ज करने लग जाएं। बेसिकली दीवानी सिस्टम क्या होता था, एक काइंड ऑफ टैक्स होता था, कह सकते हैं हम उसको। तो इन 1765 मुग़ल एम्परर शाह आलम, नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया ये ज़रूर आप लिखोगे तो आपका बहुत इम्पैक्ट भी पड़ेगा और बहुत स्कोरिंग आपका आंसर बनेगा। तो इन 1765 द मुग़ल एम्परर शाह आलम ग्रांटेड टू द कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उनका कहना था आपने टेरिटरी एक्वायर तो कर ली बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो अब क्या करो आप, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कंपनी को हमको दीवानी देना पड़ेगा। दीवानी क्या होता है, मीन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका। दीवान क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। तो अब दीवान क्या होता है, दीवानी क्या होता है, अब करेगा कौन, कंपनी करेगी। वेयर बाय कंपनी अग्री टू पे 26 lakhs पर एनम, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आप कहीं भी काम करते हो तो टैक्स देते हो ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्या था जो दीवानी का, अब यहाँ पे हम नाम दीवानी कह रहे हैं बट जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देखो अगर आप उसके पीछे, तो बेसिकली वो टैक्स का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि आज के टाइम में अगर जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, अगर मैं सैलरी अर्न कर रही हूँ तो मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हो, आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हो। इस तरीके से हम टैक्स देते हैं ना, हम कुछ सामान खरीदते हैं, अगर हम सपोज़ कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, कॉफ़ी में पीते हैं, तो हमको जीएसटी वगैरह देना पड़ता है। तो हमेशा आप हर चीज़ करते हैं तो उसके साथ एक टैक्स इंक्लूड होता है, और वो टैक्स का बेसिकली क्या काम होता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है गवर्नमेंट के काम करने के लिए, करेक्ट। सेल टैक्स हुआ,
इनकम टैक्स हुआ, बहुत सारे टैक्स हम देते हैं वैसे ही। तो ये जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बदले कुछ पैसे आप दोगे एज ए टैक्स, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? दीवानी सिस्टम से, इन द ईयर 1765। तो आप समझ रहे हो कि जो हम आज देख रहे हैं वो कैसे पुराने चीज़ों से आप रिफ्लेक्ट देख सकते हो, उसका रिफ्लेक्शन कि अरे ये आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज भी हम टैक्स पढ़ते हैं, आपने अगर टैक्स पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होगे तो आप सोचते हो कि अरे बाप रे, टैक्स कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये तो मतलब इट्स नॉट ईजी सब्जेक्ट, और ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पर आप समझ रहे हो कि आज से 17वीं सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। सो वी हैव डन विथ दिस टू कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट को ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, बट वे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, और बहुत बार एग्ज़ाम्स में आपको इनको लिखना पड़ता है रेफरेंस के लिए भी, इसीलिए मैंने इनको इसमें और ज़्यादा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है।